What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, जल्दी से कर लो ये क्विक रिवीजन क्योंकि अब पेपर बस पास में ही है। एक बार क्विकली, वैसे तो हमने सब करा हुआ है बट फिर भी एक बार एक अच्छा रिवीजन और हो जाता है ना तो फायदा हो जाता है। तो लगभग 1 घंटे का रिवीजन है, बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर लो और फिर शाम को 4 बजे आज हम सैंपल पेपर करने ही वाले हैं। तो चलिए जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं और बिजनेस स्टडीज का कार्यक्रम करते हैं समाप्त। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मैनेजमेंट की डेफिनेशन आ जाती है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस शब्द की अहमियत है। प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत सारे इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस हैं जो एक मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। उसके बाद काम करवाना दूसरों से इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली का क्या मतलब है? देखो, यहाँ पे जब भी इफेक्टिवली होगा तो T स्टैंड्स फॉर टाइम, और जब भी एफिशिएंसी होगा तो C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। तो याद रखना, एफिशिएंसी में मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए और मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स होना चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब है कि सही समय पे काम पूरा हो जाना चाहिए। यहाँ पे टाइम की बहुत अहमियत है। तो इफेक्टिवनेस क्या है? अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, एंड रिजल्ट्स पे फोकस करता है। इसके बाद कंसर्न विद सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, एम्फसाइज ऑन डूइंग द राइट थिंग्स। सही चीजें होनी चाहिए सही समय पे। और इधर कॉस्ट में क्या आता है, एफिशिएंसी में क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रॉपर होना चाहिए। फोकस ऑन गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट बाय यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। इसके बाद ये याद रखना, यूनिडायमेंशनल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज की बात हो रही होती है। और उसके बाद इट एम्फसिस ऑन डूइंग थिंग्स राइट। ये याद रखना, राइट थिंग्स होगा तो इफेक्टिवनेस, थिंग्स राइट होगा तो एफिशिएंसी। ये लाइन काफ़ी मदद करेगी एग्जाम्स में। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हमेशा एक गोल के ऊपर फोकस करता है। परवेसिव है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, सबको चाहिए मैनेजमेंट। मल्टी डायमेंशनल है, 3 डायमेंशंस होते हैं जब भी आप चीज़ें मैनेज करते हो। सबसे पहले काम यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फिर जो करेगा उस काम को मैनेजमेंट ऑफ पीपल, फिर जब एक्चुअली में काम शुरू हो जाता है उस ऑपरेशन को भी मैनेज करना पड़ता है तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, मैनेजमेंट चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, इट कीप्स ऑन गोइंग। इसके बाद मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, कोई एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। डायनामिक फंक्शन, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं तो वैसे ही मैनेजमेंट को भी बदलना पड़ता है। इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट आपको कभी दिखता नहीं है, आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ उसको फील कर सकते हो आपके रिजल्ट से, राइट। देन वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल की बात करते हैं तो उसके अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए सर्वाइवल, कि अपने खर्चे निकाल लें, कॉस्ट कवर हो जाए। कॉस्ट कवर हो गया, फिर चाहिए प्रॉफिट, कि अब थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लें। प्रॉफिट आ गया, फिर नीड ग्रोथ। ग्रोथ कैसे? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़े, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बढ़े, नंबर ऑफ एसेट्स बढ़े, वेल्थ बढ़े, कस्टमर बढ़े, ये ग्रोथ है। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल। सोशल में हम बात करेंगे सोसाइटी की, कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, कम प्राइजेस में दो, जेन्युइन प्राइजेस में दो। उसके बाद आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे फोकस करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करो, ये सब हमारे पास आ जाता है सोशल में। पर्सनल की बात जब करते हैं तो आप एम्प्लॉइज़ के लिए क्या कर रहे हो, क्या आप फेयर वेजेस दे रहे हो, अच्छी वर्किंग कंडीशंस दे रहे हो, आप उनको बेनिफिट्स दे रहे हो, आप उसको पेंशन, मेडिकल बेनिफिट्स ये सब दे रहे हो नहीं दे रहे हो। तो एम्प्लॉइज़ के लिए क्या कर रहे हो, वो सब पर्सनल में आ जाता है। तो हमारे पास 3 हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। इसके बाद जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट? क्योंकि मैनेजमेंट आपको अपना इंडिविजुअल गोल ही नहीं, पूरे ग्रुप का गोल अचीव करने में मदद करता है। इंडिविजुअल तो हो ही जाएगा अपने आप जब ग्रुप गोल अचीव हो जाएगा। मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है, अच्छे मैनेजमेंट से वेस्टेज कम से कम होता है, तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हो कम से कम रिसोर्सेज के साथ। एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट खुद एक डायनामिक प्रोसेस है, समय के साथ बदलता है, तो वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट आपको आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में भी मदद करता है, यानी अच्छा मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के ऊपर भी फोकस करता है और उनके टारगेट्स भी पूरे करके देता है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी के लिए भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, काफ़ी समय पे चैरिटी डोनेशंस वगैरह करना। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी काफ़ी मदद करता है।
नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कुछ लोग कहते हैं साइंस है, कुछ लोग बोलते हैं आर्ट है, कुछ लोग बोलते हैं प्रोफेशन है। अगर मैं आपको इसका क्रक्स बताऊं तो मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एक आर्ट डेफिनेटली है, प्योर आर्ट है, और मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी अभी नहीं है, बट मैनेजमेंट इज ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, इस तरफ जा रहा है मैनेजमेंट, ठीक है। तो वी कैन नॉट से मैनेजमेंट एज अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, बट हाँ मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहा है। साइंस होने के लिए किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी चीज को चाहिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि मैनेजमेंट में है। जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है, बट ह्यूमंस के ऊपर है, तो ह्यूमंस को एग्जैक्टली डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो ये फुलफिल नहीं होता। साइंस के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यानी सब जगह सेम चलते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट या इम्प्योर साइंस हम बोल सकते हैं। आर्ट की बात करें तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, मैनेजमेंट में होता है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, सबका अपना अपना अलग अलग आर्ट होता है, कैसे वो अप्लाई करते हैं नॉलेज को, मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है। हर मैनेजर का अपना अलग तरीका होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। आर्ट क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड होता है, मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे बेटर हो जाएगी, जितनी क्रिएटिविटी लगाओगे बेटर हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोफेशन। प्रोफेशन में भी सबसे पहले नॉलेज चाहिए, मैनेजमेंट में होती है। प्रोफेशन में आपको रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यानी आप बिना एग्जाम के, बिना पेपर क्लियर करे, बिना ट्रेनिंग के प्रोफेशनल नहीं हो सकते। मैनेजमेंट में भी ऐसा कुछ नहीं है, बट धीरे धीरे हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, हमेशा प्रोफेशनल्स की एसोसिएशंस होती हैं, जैसे लॉयर्स की बार काउंसिल, डॉक्टर्स की मेडिकल काउंसिल, इस तरीके से। क्या मैनेजर्स की भी कोई काउंसिल है? मैनेजर्स की है, बट अभी उसके अंदर रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है, बट धीरे धीरे शायद हो जाए। एथिकल कोड, यानी हर प्रोफेशन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट में भी ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस मोटिव, सर्विस में ही होती हैं यूजुअली सभी प्रोफेशंस, उनका मकसद सर्व करना होता है, बट मैनेजमेंट में अभी ऐसा नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें दिख रही हैं हमें कि वो प्रोफेशन की तरफ जा रहा है। इसके बाद आता है बेटा जी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे पास 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल पे कौन कौन लोग होते हैं एक बार नजर दौड़ा लो फटाफट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, याद रखना जनरल मैनेजर पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, ये सब टॉप लेवल पे होते हैं। मिडल पे प्रोडक्शन हेड, सेल्स हेड, मार्केटिंग हेड, जो अपने अपने डिपार्टमेंट के बॉस होते हैं, वो लोग होते हैं। लोअर पे सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, ये लोग वो होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं वर्कर्स से, ठीक है। अब अथॉरिटी ऊपर से नीचे चलेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर। परफेक्ट हो गया जी। टॉप लेवल क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर, ओवरऑल वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को ये एनालाइज करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल स्ट्रैटेजी ये बनाते हैं। सभी एक्टिविटीज के लिए ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। मिडल का क्या काम होता है? इंटरप्रिटेशन करना, जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई उसको आगे लेके जाना। डिपार्टमेंट में नेसेसरी पर्सन है या नहीं है, स्टाफ है या नहीं है, उनका ये इनको ध्यान रखना होता है। ड्यूटीज को असाइन करना फर्दर लोअर लेवल को ये लोग करते हैं। मोटिवेट करना ये लोग करते हैं। कॉपरेशन बना के रखना अदर डिपार्टमेंट्स के साथ इन्हीं का काम होता है। लोअर लेवल की बात करें तो वर्कर के साथ इंटरैक्ट यही लोग करते हैं, सुपरविजन यही लोग करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यही मेंटेन करते हैं। उसके बाद ये मेक श्योर करते हैं कि सेफ्टी वर्कर्स की मेंटेन्ड है या नहीं है, वर्कर के कोई भी ग्रेवेंस है, प्रॉब्लम है, तो यही लोग आगे तक पहुंचाते हैं। सही है, ये फंक्शंस होते हैं। लास्ट टॉपिक बच्चे हमारे पास इस चैप्टर में आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? सिंक्रोनाइजेशन, ये वर्ड याद रखना, सिंक्रोनाइजेशन। नाउ व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन? जैसे वीडियो और ऑडियो आपको एक साथ दिखाई दे रहा है ना, तो हम बोलते हैं हाँ वेल सिंक्ड है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज भी सिंक्ड होनी चाहिए, एक साथ चलनी चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन कैन बी डिफाइंड एज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस टू एग्जीक्यूट। ओके, कोऑर्डिनेशन प्राइमरी फंक्शन होता है हर मैनेजर का। क्या क्या बेसिकली फीचर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के? इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, सभी एफर्ट्स को एक साथ लेके चलता है। एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ये मेक श्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़े ना हो, यूनिटी बनी रहे। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, चलता रहता है कोऑर्डिनेशन। परवेसिव, सबको चाहिए, छोटा बड़ा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। डेलिब्रेट फंक्शन है, ऑप्शनल नहीं है, डेलिब्रेटली करना ही पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी मैनेजर्स की। कब जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की? जब साइज ग्रो करता है, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो कोऑर्डिनेशन ज़्यादा चाहिए। जब फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो जाता है, जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, तो हर डिपार्टमेंट अपने आप को होशियार समझता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की।
स्पेशलाइजेशन, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो वो सोचते हैं उनसे अच्छा कोई नहीं है, तो स्पेशलाइजेशन में काफ़ी ज़रूरत रहती है। कोऑर्डिनेशन को ही हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। एक नंबर में आ सकता है कि किसको हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में परफॉर्म करना पड़ता है, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, सब जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे चाहिए, टॉप मिडल लोअर हर लेवल पे चाहिए, और इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ गाइस हमारा कोऑर्डिनेशन और चैप्टर 1 समाप्त। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। इसमें सबसे पहले आता है कि व्हाट इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं? तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब कुछ जनरल गाइडलाइंस, कुछ रूल्स जो आपको दिए गए हैं जिसकी मदद से आप मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो। ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एक जनरल गाइडलाइंस हैं, किसी भी चीज़ का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। मतलब आपको अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। What are principles of management? Principles of management are broad and general guidelines for decision making and behavior of the manager. इसके क्या फीचर्स होते हैं? नंबर 1, सभी प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेशन होती हैं, मतलब हर जगह लग जाती हैं, छोटा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सब जगह चल जाती है अपने हिसाब से मॉडिफाई करके। जनरल गाइडलाइंस है, किसी भी चीज़ का रेडीमेड सॉल्यूशन ये नहीं है। कैसे डेवलप हुई है? प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से। फ्लेक्सिबल होती हैं, रिजिड नहीं होती। साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होती हैं। कॉन्टिजेंट होती है, यानी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन होती हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेंगी। बिहेवियरल, ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है, तो अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कहाँ पे कितनी लगानी है। बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, यानी हर चीज़ का कॉज और इफेक्ट दोनों होगा, कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये काफ़ी क्लियर है। ठीक है जी। अब हमारे पास क्यों ज़रूरी हैं प्रिंसिपल्स? क्योंकि प्रिंसिपल्स की मदद से आप ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो, डिसीजंस काफ़ी साइंटिफिक होंगे, यानी कि गलत नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट के हिसाब से आप खुद को चेंज कर सकते हो। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ऑब्लिगेशन सोशल भी आप परफॉर्म करोगे, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा करोगे, और रिसर्च और डेवलपमेंट में भी काफ़ी मदद मिलती है। कितने प्रिंसिपल्स हमारे पास फेयोल ने दिए हैं? फेयोल सर है कौन? फेयोल को हम फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, फेयोल कौन है? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। और फेयोल के ही 14 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है काम बांटो। काम बांटोगे तो आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। जितना ज़्यादा काम बांटोगे, एक इंसान ओवरबर्डन नहीं होगा और आप हर काम अच्छे से कर पाओगे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस होना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो तो साथ साथ पावर भी दो, और अगर आप किसी को पावर दे रहे हो साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। अगर एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो टारगेट पूरे नहीं होंगे। डिसिप्लिन में हम लोग बोलते हैं कि आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके चलने चाहिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशंस होंगे तो टाइमली सारा काम होगा, कोई वेस्टेज नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड में हम लोग बोलते हैं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑर्डर हमेशा एक बॉस से आना चाहिए। अगर मल्टीपल बॉस होंगे तो आपके सबॉर्डिनेट्स कंफ्यूज रहेंगे, वो कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम लोग बोलते हैं कि एक यूनिट का एक प्लान होना चाहिए। 1 यूनिट 1 प्लान। मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बहुत अच्छे से यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ज़रूर पढ़ के जाना, इस पे क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट 1 प्लान, और एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए पर्सनल गोल से, यानी आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस दोगे, ना कि अपने पर्सनल गोल को। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में हम लोग बोलते हैं कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयर सैलरीज मिलनी चाहिए, उनकी एजुकेशन स्किल के आधार पे, और उसके साथ साथ कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो 3 चीज़ें आपको देखनी है कि एम्प्लॉई अपनी एजुकेशन के हिसाब से कितना डिजर्व करता है, मार्केट में फेयर कंपनसेशन क्या चल रही है, और पेइंग कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से रेमुनरेशन मिलना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में एक बैलेंस होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? जब सारी की सारी डिसीजन मेकिंग सिर्फ टॉप लेवल करता है, और डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं? जब सारी की सारी डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन बटी हुई होती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हो। देयर शुड बी अ बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कम्युनिकेशन है या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक चेन के थ्रू होना चाहिए, कि ए से बी इस तरीके से होना चाहिए, और ये चेन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के अंदर ब्रेक करी जा सकती है, यानी ये इंसान डायरेक्टली इससे बात कर सकता है, और इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? कि प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। हर चीज़ का और हर इंसान का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए जो वहीं पे मिलना चाहिए, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा।
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आप न्यू आइडियाज़ को वेलकम करो, क्रिएटिविटी को वेलकम करो, हर इंसान को बोलने का मौका दो, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में एक तो यूनिटी दिखाई देगी, कॉपरेशन दिखाई देगा और ग्रोथ हमें मिलेगी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि आप बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र या टर्मिनेशन किसी का भी नहीं करो, आप अपने एम्प्लॉयज़ को समय दो, उन्हें स्टेबल रखो। अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होगी टेन्योर की तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। एस्पिरिट डी कॉप्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट, कि आई को हटा के वी लगा दो, रिप्लेस आई विद वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो एस्पिरिट डी कॉप्स यूजुअली ये बोलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी अ स्पिरिट ऑफ टीम, यानी टीम स्पिरिट होना चाहिए, कभी भी अलग अलग ना चलें, सब लोग मिल के चले। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने हर प्रिंसिपल को डिफाइन कर दिया है शॉर्ट में। चलो जी, इसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो साइंटिफिक में जो योगदान है मेनली वो टेलर का है। टेलर का मानना ये है कि हर चीज़ में साइंस अप्लाई होनी चाहिए और साइंस से ही बेटर आउटपुट, बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। टेलर ने मेनली 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी हर चीज़ को करने का एक बेस्ट मेथड होता है और वो बेस्ट मेथड साइंस से ढूंढा जा सकता है। तो यू शुड फॉलो साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। आप साइंस को फॉलो करके चलो, रूल ऑफ थंब को फॉलो मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, आप हार्मनी को फॉलो करो, डिस्कॉर्ड को फॉलो मत करो। हार्मनी का मतलब ये होता है कि सब लोग मिलजुल के काम करो, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी अ कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन, एक सोच बदलनी होगी जिसमें हर इंसान एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे। उसके बाद कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसको जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं यानी एक स्टेप आगे आते हैं, इट इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो उसमें हम बोलते हैं कि क्या होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोच के चलो। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, हर वर्कर को बहुत ध्यान से सेलेक्ट करो और फिर उसकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग करो कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टेक्निक्स जो टेलर ने दी है ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए। नंबर 1, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में टेलर ने एक फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और टेलर का मानना है कि प्लानिंग अलग होनी चाहिए और प्रोडक्शन अलग होना चाहिए। प्लानिंग में 4 लोग होना चाहिए, जिसको मैंने याद कराया है डर्टी। डी से होता है डिसिप्लिनेरियन, जिसका काम होता है डिसिप्लिन के रूल्स रेगुलेशंस बनाना। आई से होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देना। आर से होता है रूट क्लर्क, एग्जैक्ट रास्ता दिखाना चीज़ों को करने का। टी से होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जिसका काम सही समय और सही खर्चा बताना होता है कितना आएगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की या प्रोडक्शन की, तो उसके अंदर सर्जी। एस से होता है स्पीड बॉस, जिसमें हम बात करते हैं कि टाइमली काम पूरा हो जाए। आई से होता है इंस्पेक्टर, जिसका काम क्वालिटी इंस्पेक्ट करना होता है कि सब कुछ एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बन रहा है। आर का मतलब होता है रिपेयर बॉस, जो ये देखता है कि कोई मशीन खराब तो नहीं है। और जी का मतलब होता है गैंग बॉस, जो सारे के सारे रिसोर्सेज अरेंज करके देता है। तो ये हमारे पास फंक्शनल फॉर्मेनशिप में आता है, उसके नीचे वर्कर्स होते हैं। सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम लोग बोलते हैं कि हर चीज़ एक प्रॉपर स्टैंडर्ड शेप, साइज, कलर के हिसाब से बननी चाहिए और फिर ऑर्गेनाइजेशन को उसको रिपीट करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा टीवी का रिमोट का सेल है, तो वो सेल हर रिमोट में डल जाता है, एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन्ड है ना, ऑल आउट रिफिल है, एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन्ड है ना, तो ये बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है अननेसेसरी वैरायटी जो आपकी नहीं बिकती है उसे बंद कर दो, उसे मत बनाओ, काम को सिंप्लीफाइड रखो। उसके बाद वर्क स्टडी में हमारे पास कॉम्बिनेशन है इन 4 स्टडी का, जिसमें हम बोलते हैं मोशन स्टडी। इसके अंदर हम मूवमेंट्स को देखते हैं कि वर्कर कितना प्रोडक्टिव और कितने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कर रहा है, फिर अनप्रोडक्टिव को एलिमिनेट कर देते हैं। टाइम स्टडी, इसमें हम टाइम मेजर करते हैं कि कितना समय चाहिए किसी भी टारगेट को पूरा करने का। मेथड स्टडी में हम एक बेस्ट मेथड निकालते हैं, 1 बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग जॉब्स यूजिंग साइंटिफिक टेक्निक्स। फटीग स्टडी, जिसमें हम रेस्ट इंटरवल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं कि कितने रेस्ट इंटरवल देने चाहिए, कितनी बार देने चाहिए और कितने समय के देने चाहिए, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये बोलता है कि हर वर्कर को पेमेंट करो एज पर प्रोडक्टिविटी, पे एज पर प्रोडक्टिविटी, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो उसको ज़्यादा पैसा, जो कम प्रोडक्टिव हो उसको कम पैसा। मेंटल रेवोल्यूशन, माइंडसेट में चेंज लेके आना है, वर्कर्स को और मैनेजमेंट को दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो काम हो जाएगा। तो ये हमारे पास सारी टेक्निक्स थी जो टेलर ने हमें बताई थी। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास बेटा जी, अगला होता है हमारे पास फंक्शनल फॉर्मेनशिप का पूरा डायग्राम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद फेयोल और टेलर में एक डिफरेंस है, इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो बहुत ध्यान से, ये आपके काम आएगा, एग्जामिनेशन में ध्यान से लिख के आना है। हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट।
कॉन्सेप्ट क्या है इनका, थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनका है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं, ये लोअर लेवल, फ्लोर लेवल या शॉप लेवल पे फोकस करते हैं। इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, ये सिर्फ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करती हैं। इन्होंने प्रिंसिपल्स पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाई, इन्होंने ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंटेशन से बनाई। ये मैनेजरियल फंक्शन के लिए ओरिएंट करते हैं चीज़ों को, और ये प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग के। इनका जो सिस्टम है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद मैनेजर, उनका है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये मैनेजर्स की अप्रोच बताते हैं, वो एक इंजीनियर्स की अप्रोच बताते हैं। ठीक है, अब आ रहा है हमारे पास चैप्टर नंबर 3, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक बिजनेस के बाहर बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो उसको इम्पैक्ट करती है, जैसे उसका कस्टमर, उसका सप्लायर, उसका कॉम्पिटिटर, उसका सोसाइटी, जीएसटी, इंटरेस्ट रेट, तो कितने सारे फैक्टर्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ आपको इम्पैक्ट करते हैं, उनको हम स्पेसिफिक फोर्सेस बोलते हैं। आपका कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ये सिर्फ आप ही को इम्पैक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो ओवरऑल पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, कोई कोर्ट का जजमेंट, कोई डिमांड में चेंज होना, ऐसी चीज़ें। ये सब होते हैं हमारे पास जनरल फोर्सेस, जिसमें कि 5 आ जाते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, सब हम पढ़ने वाले हैं। अब फीचर्स की बात अगर हम करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल कर दो तो आ जाता है। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब होता है कि एरिया टू एरिया डिफर करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, कुछ सिर्फ आपको इम्पैक्ट करती हैं, कुछ जनरली हर बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। इंटर रिलेटेड, हर फोर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। डायनामिक, समय के साथ चेंज होती रहती है। अनसर्टेन, प्रेडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी, समझना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर पाओगे और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लोगे। उसके बाद आप थ्रेट्स आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देन आप यूजफुल रिसोर्सेज जो शायद शॉर्ट हो एनवायरनमेंट में, वो आप जल्दी से टैप कर पाओगे। रैपिड चेंजेस, खुद को समय के साथ बदल पाओगे। असिस्टेंट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आप प्लानिंग अच्छे से कर पाओगे और पॉलिसीज बढ़िया तरीके से फ्रेम कर पाओगे बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद हमारे पास 5 एनवायरनमेंट है जो यहाँ से आ जाते हैं, बड़े ध्यान से पकड़ के चलना। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, डिमांड, सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, वो सब आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चला जाएगा। सोशल एनवायरनमेंट में आप सोसाइटी की बात करना कि सोसाइटी में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो रही है क्या, फेस्टिवल से कितना बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है। सोशल एनवायरनमेंट में मेनली सोसाइटी की एक्टिविटीज सारी आ जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल में टेक्नोलॉजी, पहले बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे, आजकल ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट आ जाता है। पॉलिटिकल में हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी, पीस कितना है नेशन में, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, हमारे देश का दूसरे देश के साथ कैसे रिलेशंस हैं, ये सब पॉलिटिकल में आ जाता है। लीगल में हम कोर्ट जजमेंट बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स बोलेंगे, जितनी भी चीज़ें हमारे इस तरीके की होती हैं जो लॉ से रिलेटेड है, कोई एक्ट है, कोई चीज़ है, तो वो सब लीगल एनवायरनमेंट में आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमें करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दिस विल मूव फॉरवर्ड टू आवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्लानिंग। यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस की बात करें तो 5 फंक्शंस होते हैं पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हु विल डू, हाउ टू डू, ये सब प्लानिंग है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इसके बाद क्या प्लानिंग के फीचर्स होते हैं? यूजुअली इसके फीचर्स मैनेजमेंट जैसे ही हैं। ये हमारा सबसे पहला प्राइमरी मैनेजरियल फंक्शन है, ये भी गोल ओरिएंटेड होता है, गोल पे फोकस करता है। परवेसिव, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। कॉन्टिन्यूस, प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती। मेंटल प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर इंटेलेक्ट लगता है, दिमाग लगता है, तो एक मेंटल प्रोसेस है। फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर। डिसीजन मेकिंग, इसमें आपको अच्छी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कौन सा चाहिए। क्यों ज़रूरी है अच्छी प्लानिंग करना? क्योंकि प्लानिंग से आपको क्या मिल जाता है? एक डायरेक्शन मिल जाता है कि आपको किस तरफ चलना है। दैट इज़ वाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी काफ़ी कम कर देता है प्लानिंग। प्लानिंग से आप बिल्कुल भी अनसर्टेन नहीं रहते, क्योंकि आप पहले से ही हर चीज़ सोच लेते हो कि क्या हो सकता है। ओवरलैपिंग नहीं होती, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होती। ओवरलैपिंग का मतलब रिपीट होना, एक चीज़ 2 बार होना, 3 बार होना। जब सब कुछ वेल प्लान्ड है तो क्यों होगा? इनोवेटिव आइडियाज़, प्लानिंग में नए नए आइडियाज़ आप लगाते हो, दिमाग लगाते हो, तो इनोवेशन आता है। डिसीजन मेकिंग आपको मदद करता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि एक अच्छे प्लानिंग में आप हर चीज़ पहले से ही एज्यूम करके चलते हो। स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, इसका मतलब ये एक बेस देता है जिसकी मदद से आप कंपेयर कर पाओगे कि आपने सब कुछ ठीक करा है या नहीं करा है। अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, प्लानिंग हमेशा वही है, ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करता है। प्लानिंग के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? सावधान इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये।
नंबर 1 लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग एक बार हो गई तो लोग उसको बदल नहीं पाते, तो काफ़ी रिजिडनेस आ जाती है, फिक्स्ड हो जाती हैं चीज़ें। इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग बदलते समय में काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है प्लानिंग नहीं बदल पाते कई बार। तीसरा, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, यूजुअली प्लानिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट करता है, मिडल और लोअर उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग यूजुअली हम एक्सपर्ट से कराते हैं, प्रोफेशनल से कराते हैं, तो काफ़ी खर्चा आता है, वो फ्री में नहीं करते। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत समय लगता है, कई बार इतने में अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। डजंट गारंटी सक्सेस, सब प्लान करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जो प्लान आपके लिए पिछली बार काम कर गया था वो इस बार भी करेगा, तो प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस। लैक ऑफ एक्यूरेसी, प्लानिंग बिल्कुल भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, चीज़ें बदल जाती हैं, राइट। इसके बाद क्या आता है प्लानिंग में हमारे पास, प्लानिंग प्रोसेस, जिसको हम कैसे याद करते हैं, प्लानिंग प्रोसेस को बेटा जी हमने याद करा है एस डाइज इफ। कैसे याद करते हैं? एस डाइज इफ, याद रखना, भूल मत जाना। एस क्या है आपके पास? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट करा, आपने टारगेट सेट करे, उसको हम सेटिंग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। दूसरा, डेवलपिंग प्रीमिसेस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मतलब होता है एजम्पशंस, फ्यूचर को लेके एजम्पशंस बनाना कि क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, उसको हम डेवलपिंग प्रीमिसेस बोलते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब अब चेक करना कि किस किस तरीके से काम हो सकता है, फिर उनको इवैल्यूएट करना, यानी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स चेक करना, उसको हम बोलते हैं इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देन वी सेलेक्ट, इसमें जिसमें भी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव्स होंगे और सबसे कम नेगेटिव्स होंगे उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहीं पे डिसीजन मेकिंग भी हो रहा है ना, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, तो वो यही होता है। उसके बाद बस इम्प्लीमेंट कर दो एंड देन फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब चेक करना है कि प्लान्स के हिसाब से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये होता है हमारे पास पूरा एस डाइज इफ। व्हाट्स नेक्स्ट? उसके बाद हमारे पास प्लान क्या होता है? प्लान हमारे पास होता है बेटा जी एक वो लाइन जो ये बताता है कि गोल्स किस तरीके से पूरे होंगे, ठीक है। प्लान दो प्रकार के हो सकते हैं, कुछ होते हैं स्टैंडिंग, कुछ होते हैं सिंगल यूज। कुछ ऐसे होते हैं जो ना स्टैंडिंग है ना सिंगल यूज है। स्टैंडिंग होते हैं जो एक बार बना लंबे समय तक चलता रहेगा, सिंगल यूज एक बार बना और अब बस खत्म, यूज होते ही खत्म, हर बार नया बनेगा। तो कुछ होंगे स्टैंडिंग, कुछ होंगे सिंगल यूज प्लान्स। अब इसमें कितने प्लान्स होते हैं हमारे पास? पीपीपी रोम्बस, मैंने आपको क्या याद कराया है? पीपीपी रोम्बस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? इन सबका कॉम्बिनेशन, यानी एक बड़ा प्लान जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। पॉलिसी क्या होता है? किसी भी चीज़ को सॉल्व करने की कोई जनरल स्टेटमेंट, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कैसे करें, उसको हम पॉलिसी बोलते हैं। जैसे कंपनी का बहुत पैसा मर रहा था, बैड डेट हो रहे थे, प्रॉब्लम थी, क्यों हो रहा था? क्योंकि उधार देते थे, तो उन्होंने कहा नो क्रेडिट पॉलिसी, हम उधार देंगे ही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है या नहीं है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग देख रहे थे कि लोग बहुत बार्गेन करते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने पॉलिसी बना दी फिक्स प्राइस शॉप, कोई बार्गेन ही नहीं होगा। तो ये चीज़ एक उनकी पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ को लाइन टू लाइन कैसे करना है, स्टेप टू स्टेप कैसे करना है, उसको हम प्रोसीजर बोलते हैं। उसके बाद आर होता है रूल, रूल का मतलब नियम, जिसको फॉलो नहीं करोगे तो पेनल्टी पनिशमेंट मिलेगी, उसको हम रूल बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी आपके टारगेट, आपके गोल्स, क्या आपके गोल्स हैं वो भी प्लान करने पड़ते हैं। उसके बाद मेथड, मेथड होता है काम को करने का तरीका, इसके अंदर स्टेप्स फॉलो, ऐसा नहीं है कि लाइन टू लाइन होंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो मेथड है। उसके बाद स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी हम किसको बोलते हैं? स्ट्रैटेजी हम बेसिकली बोलते हैं हमारे पास किसी कॉम्पिटिटर को हराने के लिए अगर आपने कोई चीज़ अडॉप्ट करी है तो उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। यानी हमेशा से आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग कैसे दिख रहे हो, उसको आप स्ट्रैटेजी बोलते हो। बजट, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें आप नंबर्स में डिफाइन करते हो, जैसे सेल्स कितनी होनी चाहिए, रेवेन्यू कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए। जब भी आप नंबर्स में कोई चीज़ देख रहे हो उसको हम बजट बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान्स आ जाते हैं। अब हमारे पास अगला चैप्टर शुरू हो गया जिसको हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है? मेनली डिपार्टमेंट बनाना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब मेनली डिपार्टमेंटलाइजेशन से होता है। डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग, डिफाइन करना और एक ग्रुप्स बनाना, जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज है उनके ग्रुप्स बनाना ही ऑर्गेनाइजिंग होता है, ठीक है। इसका प्रोसेस आ जाता है IDAE, वहाँ क्या था? एस डाइज इफ, यहाँ क्या है? IDAE। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो और डिवाइड करो कि काम है क्या, आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क। उसके बाद डिपार्टमेंट्स बना दो, दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। सर डिपार्टमेंट कैसे बनते हैं? डिपार्टमेंट या फंक्शंस के आधार पे बन सकते हैं या प्रोडक्ट्स के आधार पे बन सकते हैं, वो भी आगे आएगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ असाइन कर दो कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या करने वाला है।
एंड लास्ट में एक हायरार्की डेवलप करना। हायरार्की का मतलब सिस्टम डेवलप करना, यानी कि कौन सुपीरियर होगा और कौन सबऑर्डिनेट होगा। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन डेवलप करना, इसको हम बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्यों ज़रूरी है? नंबर 1, सबसे पहले आपको स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स का क्या मतलब है कि देखो, जब एक डिपार्टमेंट एक ही काम बार बार कर रहा होगा तो ऑब्वियसली वो उसको काम को करने में परफेक्ट हो जाएगा, तो स्पेशलाइजेशन मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, लोगों को काम बांटा जाता है, लोगों को काम दिया जाता है, तो उनका खुद का भी डेवलपमेंट होता है। एडाप्टेशन टू चेंज, आप खुद को समय के अनुसार चेंज करते हो, नई नई चीज़ों के हिसाब से काम करते हो, तो एडाप्टेशन एक हैबिट आ जाती है। रोल क्लैरिटी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट कौन कौन है काफ़ी क्लियर होता है, तो ओवरलैपिंग, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी क्लियर होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान होता है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट ये काफ़ी क्लियर होगा, तो किसी भी तरीके का डुप्लीकेशन ओवरलैपिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कितने सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली मैनेज कर लेगा एक सुपीरियर। एक सुपीरियर कितने अच्छे से सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर रहा है, इसको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? एक नेटवर्क को, एक फ्रेमवर्क को, जो डिफाइन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखेगी। दो तरीके का हो सकता है, फंक्शनल, डिविजनल। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है जब ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे फंक्शंस है ना, ये सब काम मिल रहा है, फंक्शनल। डिविजनल क्या होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, कि कितने प्रोडक्ट हैं, यानी मेडिसिन डिपार्टमेंट अलग, कॉस्मेटिक अलग, फुटवेयर अलग, गारमेंट्स अलग। ये बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के आधार पे डिपार्टमेंट बन रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिविजनल। इट इज बेस्ड ऑन द functions and it is formed on the basis of products. It leads to functional specialization, it leads to product specialization. Specialization तो आएगा ही, इसमें functional, इसमें product. मैनेजरियल डेवलपमेंट, ये मैनेजरियल डेवलपमेंट में मदद नहीं करता क्योंकि फंक्शनल मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं होती। इसमें होता है क्योंकि इसमें ऑटोनॉमी मिलती है, ये इकोनॉमिकल है, डुप्लीकेशन नहीं होता, वो थोड़ा सा कॉस्टली है। ओके, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल होता है क्योंकि आप ढूंढ नहीं पाते कहाँ से दिक्कत हुई है, वहाँ पे आप ढूंढ लेते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है। इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार आपको पढ़ लेने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का हो सकता है। फॉर्मल, जिसमें काफ़ी कुछ क्लियरली डिफाइन होगा, इंटेंशनली बनाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स यहाँ पे फॉलो होंगे, इसी को हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल आपके खुद के बिहेवियर से, हम फ्रेंड्स बन गए, ग्रुप्स बना लिए, जो खुद ही बनाए हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाए, खुद ही बन गए हैं एक जगह काम करते करते, उसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं। तो फॉर्मल क्या है? सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स जिसका एक डेफिनेट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है, फॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या है? नेटवर्क ऑफ पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप्स, समाज में जो आपने रिश्ते बना लिए, नॉट स्टैब्लिश्ड बाय फॉर्मल बट अराइजिंग एज अ पीपल एसोसिएट विद वन अदर। ओरिजिन ये कंपनी की पॉलिसी से बनता है, ये बेसिकली लोगों की बातचीत से बन जाता है। ये क्या है? फॉर्मल, ये पोजीशन से डिफाइन करता है और वो क्वालिटीज से अच्छा होता है, ठीक है ना। इसमें बिहेवियर रूल्स और रेगुलेशन से चलता है, इसमें बिहेवियर का कोई पैटर्न नहीं है, अपने हिसाब से लोग बातचीत करते हैं। कम्युनिकेशन इसमें एक चेन में चलती है, उसमें कोई चेन नहीं है। इसके बाद ये रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें मैनेजर्स ही लीडर्स होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है, लीडर ग्रुप चूज करता है कौन होगा, ठीक है। इसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार आप देख लोगे। इसमें कम्युनिकेशन स्लो होती है, उसमें फास्ट होती है, इसमें डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, उसमें फास्ट होती है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चे हमारे पास डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन क्या होता है? ये याद रखना कि डेलीगेशन दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट, बस इसके अंदर दो ही लोग होते हैं, इसके अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। बस एक सुपीरियर जो है वो कई बार अगर ओवरबर्डन्ड है तो वो अपना काम इसको दे देगा, बोलेगा यार ये वाला काम प्लीज़ आप कर दो। यानी एक सुपीरियर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को जब अपना थोड़ा सा काम देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है? granting of authority to subordinate to operate within limits. Delegation is the transfer of authority from superior to subordinate. याद रखना दो ही लोग होंगे, बस एक superior और एक subordinate. इसके बाद कितने एलिमेंट्स होते हैं? वही अथॉरिटी यानी पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द गिवन ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी बीइंग आंसरेबल, जवाबदेही, अगर कुछ गलत करोगे तो जवाब देना पड़ेगा। ये हमारे पास डेलीगेशन के तीन एलिमेंट्स हो जाते हैं। आगे चलें तो आप लोग अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, याद रखना। उसके बाद ये फॉर्मल पोजीशन से बनता है, ये अथॉरिटी से और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से।
ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड। ओके, इसके बाद डेलीगेशन के क्या इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है क्योंकि एक एम्प्लॉई ओवरबर्डन था, उसने अपना काम बांटा, अच्छा मैनेजमेंट होगा। जिसको काम दिया उसका डेवलपमेंट होगा, मोटिवेशन मिलेगा उसको कि यार मुझे भी इज्जत मिल रही है। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है, आगे बढ़ता है, अच्छे लीडर्स मिलते हैं, कोऑर्डिनेशन बनता है और मैनेजमेंट सिस्टम का ये पार्ट है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। ये हम फ्योल में भी पढ़ के आ चुके हैं। जब सारी डिसीजन मेकिंग एक ही जगह से होती है, टॉप मैनेजमेंट से होती है, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब डिसीजन मेकिंग बांट दी जाती है हर लेवल तक, देखो डेलीगेशन में सिर्फ 2 लोगों के बीच में था, सुपीरियर सबॉर्डिनेट, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल पे बांट दी जाएगी, यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पावर दी जाएगी अपने अपने लेवल पे, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस काफी मिलते जुलते हैं डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस से, क्योंकि इसमें भी काम बांटा जा रहा है। देखो उसमें भी क्या होगा, इनिशिएटिव डेवलप होगा, जिसको काम दोगे वो अच्छे से करेगा ना। नंबर 2, टैलेंट मिलेगा आपको फ्यूचर के लिए कि कौन आपका फ्यूचर में अच्छा मैनेजर हो सकता है। डिसीजन मेकिंग फटाफट होगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी, कंट्रोल अच्छा होगा और इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी डेवलप होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास शुरू हो रहा है, दैट इज स्टाफिंग। अब प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टार्ट करेंगे स्टाफिंग के साथ। तीसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपने पहले प्लान कर लिया सब कुछ, फिर आपने डिपार्टमेंट्स बना लिए, अब इसके अंदर आप स्टाफ की बात कर रहे हो कि कौन लोग चाहिए, कहाँ पे चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्या है स्टाफिंग? इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। ये याद रखना, फिलिंग, लोगों को भरना है और फिर भर के रखना है। ऐसा नहीं है एक बार लोग ले आए 3 दिन बाद भाग गए छोड़ के, तो पोजीशन बनी रहनी चाहिए। स्टाफिंग आता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग राइट वर्क एट द राइट टाइम। क्यों स्टाफिंग जरूरी है, क्यों ये ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है, क्यों लोगों को सही से सेलेक्ट करना जरूरी है, ताकि आप कॉम्पिटेंट पर्सन ही लाओ। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, जो जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए बना है उसी को लेके आना। नंबर 2, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही इंसान को सही जगह पे रखना ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होता है। जितने अच्छे इंप्लॉइज होंगे उतना जल्दी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो पाएगा, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज होगा, क्योंकि जो स्किल्ड लेबर होती है, जो स्किल्ड लोग होते हैं वो ज़्यादा बेटर काम करते हैं एज कम्पेयर टू अनस्किल्ड। सीधी सी बात है। हेल्प्स इन कम्पीटिंग, आपको कंपटीशन करने में मदद करेगा। आपके पास अगर अच्छा वर्क फोर्स है, यानी अच्छे लोग हैं, तो आप कॉम्पिटिटर को वैसे ही हरा दोगे। इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी, मोरल बूस्ट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग जो स्टार्ट होता है उसमें क्या हमारे पास मेमोरी टेक्निक है। देखो प्लानिंग में क्या था, प्लानिंग में था एस डाइज इफ। मैं जब भी प्रोसेस कराता हूँ ना तो सारे रिवाइज कराता रहता हूँ पिछले। IDAE था ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। इसमें है इंजीनियर, SP, TPPC। इंजीनियर, SP, TPPC। तो सबसे पहले ER, SP, इंजीनियर, SP, TPPC। ठीक है, परफेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, आओ अब चेक करते हैं। सबसे पहले ई क्या है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, देखो कितने लोगों की जरूरत है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें करना पड़ता है वर्क लोड एनालिसिस, यानी रिक्वायर्ड कितने हैं, वर्क फोर्स एनालिसिस, अभी कितने काम कर रहे हैं, फिर दोनों को कंपेयर कर दो। नंबर 2, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हो टू अप्लाई फॉर योर जॉब, टू अप्लाई फॉर योर वर्क। जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी है अच्छा कैंडिडेट मिलेगा। देन वी हैव सिलेक्शन, फिर आपको सेलेक्ट करना है। ये एक नेगेटिव प्रोसेस है, एक नंबर में आ सकता है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसमें आप बहुत सारे कैंडिडेट्स में से अपने काम के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हो, बाकी को रिजेक्ट कर देते हो। उसके बाद वी हैव प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसको ऐसे ही करेंगे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब अब जो आपने सेलेक्ट करा है उसको जॉब पे प्लेस करना और उसका ओरिएंटेशन कराना। ओरिएंटेशन का मतलब जान पहचान कराना लोगों के साथ। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, डेवलपमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। देन वी हैव परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि TPPC है ना तो उसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। उसके बाद प्रमोशन और उसके बाद कंपनसेशन। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, फिर प्रमोशन होना चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो पहले। तो अप्रेजल का मतलब कि चेक करो कि ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद प्रमोशन एंड देन कंपनसेशन, यानी उसके वेजेस वगैरह तय करो कितना पैसा देना है कितना नहीं देना। तो ये था हमारे पास स्टाफिंग प्रोसेस, जिसमें ER, SP, TPPC याद रखना। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं स्टाफिंग के। रिक्रूटमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। रिक्रूटमेंट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो आपकी जॉब के लिए अप्लाई करें। सिलेक्शन, जो भी बेस्ट कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट करना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एक स्किल का होता है, डेवलपमेंट ओवरऑल होता है। अगर आप किसी इंडिविजुअल को कोई एक स्किल सिखा रहे हो तो आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे हो।
और ओवरऑल वो डेवलप हो रहा है तो दैट इज डेवलपमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट के कितने सोर्सेज हैं? रिक्रूटमेंट के मेनली दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से एम्प्लॉय को ढूंढते हो उसको हम बोलते हैं इंटरनल। जब बाहर से लाते हो तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल में दो होते हैं, प्रमोशन। प्रमोशन होता है जब आप नीचे से ऊपर किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोट कर दो, ये वर्टिकल माने जाता है। ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल होता है जब लेवल सेम रहता है, पे सेम रहता है, बस एक जगह से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। ये इंटरनल होते हैं, ये याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही। इसके बाद आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल में हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। कौन कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट के? सबसे पहला और जो बहुत पॉपुलर है वो है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस होता है कॉलेज कैंपस से बच्चों को लेना। बड़ी बड़ी कंपनीज कॉलेजेस में जाती हैं, कैंपस से बच्चों की जॉब्स लगती हैं, उसको हम बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। इसके बाद वी हैव डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? ये हमारे पास गेट पे बोर्ड लग जाता है, गेट पे, फैक्ट्री गेट पे, ऑफिस के गेट पे लगा होता है कि आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए आ सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर आपके पास पहले से ही कोई लिस्ट है जिसके अंदर आपके ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और आप उसी में से सेलेक्ट कर लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो दो तरीके से। एक तरीके से कर सकते हो अलग अलग सोशल मीडिया पे कि हमें लोगों की ज़रूरत है, बाहर से आ जाओ, एडवर्टीजमेंट। अगर टीवी पे कर रहे हो तो एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के थ्रू, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, jobstreet.com, naukri.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो वो वेब पब्लिशिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, www. है ना। उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? जब आप किसी एक इंडिविजुअल को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोलते हो कि भैया मुझे इतने लेबर की जरूरत है, आप मुझे ला के दे दो किसी भी काम के लिए। आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस उनको एक अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, वो आपको सारा का सारा सिलेक्शन प्रॉपर करके देंगी और आपको बोलेंगी ये लो, ये एम्प्लॉइज आपके लिए सुटेबल है, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ पास्ट एम्प्लॉइज या प्रेजेंट एम्प्लॉइज। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज में होता है कि जो आपके लिए अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप उनसे रिकमेंडेशन ले लेते हो कि भैया बताओ हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है, आपकी कोई रिकमेंडेशन है, जान पहचान है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेसिकली गवर्नमेंट एक्सचेंजेस हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए एक्सचेंज मदद करते हैं दो लोगों को मिलाने में। एक इंसान कौन है? जिसको लोगों की ज़रूरत है, और एक कौन है? जिसको जॉब की ज़रूरत है। दोनों को मिला दिया। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल ये काम कर रहे हैं उसको प्लेसमेंट एजेंसीज बोलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसमें आप इजीली स्टाफिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? सिलेक्शन प्रोसेस, कि आपको अगर सेलेक्ट करना है किसी एम्प्लॉय को तो क्या प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले आपको प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, यानी सबसे पहले आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करोगे कि भैया क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरीके का इंसान होना चाहिए, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। देन यू हैव सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में 5 टेस्ट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया है, जिसको मैं बोलता हूँ पति टेस्ट। पी क्या है? पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी में हम लोग बेसिकली ओवरऑल पर्सनालिटी चेक करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की। देन वी हैव एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? पोटेंशियल, कि आप कितने अच्छे से कोई नई स्किल सीख पाओगे। ट्रेड, आपके पास एग्जिस्टिंग स्किल्स कौन सी हैं। इंटेलिजेंस, जिसमें आप IQ चेक करते हो। और इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उधर ही आपको जॉब देंगे। तो 5 चीज़ें हमारे पास टेस्ट में आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या होता है? ओरल डिस्कशन होता है, कॉन्फिडेंस चेक करना, बॉडी लैंग्वेज चेक करना, ये इंटरव्यू का काम होता है। फिर रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करा जाता है कि एम्प्लॉय का बैकग्राउंड क्या है, पिछली वाली ऑर्गेनाइजेशन से क्यों छोड़ा, भाग के तो नहीं आया, चोरी तो नहीं करी, रेफरेंस चेक करना। देन सिलेक्शन डिसीजन, जो सब कुछ सब में फिट बैठता है उसका सिलेक्शन करा जाता है। सिलेक्शन के बाद फिर उसका मेडिकल होता है कि फिजिकली भी फिट है या नहीं है, कहीं पता चले फिट ही ना हो, 3 दिन बाद बीमार हो जाए। फिर उसको ऑफर दिया जाता है कि ठीक है, यू आर फिट और आप हर चीज़ के लिए परफेक्ट हो, अब आपको हम इतना इतना पैसा ऑफर करेंगे, ये चीज़ें ऑफर करेंगे। एक एम्प्लॉय जो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी ऑफर आने के बाद आपकी इच्छा है कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं और ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है। तो देखो, ट्रेनिंग होता क्या है? किसी भी एम्प्लॉय को जब कोई नई चीज़ सिखाई जाती है उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं। अब ट्रेनिंग के ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदे हैं? लर्निंग टाइम कम हो जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, एटीट्यूड बिल्ड हो जाता है और मैन पावर अच्छे से मैनेज हो जाता है। और एम्प्लॉय जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है उसको क्या क्या फ़ायदा है? एक तो अच्छा करियर, ज़्यादा पैसा कमाएगा, एक्सीडेंट कम होंगे और मोराल उसका काफ़ी बूस्टेड रहेगा। उसके बाद ट्रेनिंग कितने प्रकार की होती है? 2, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब कौन सी होती है? लर्निंग वाइल डूइंग, करते करते सीख जाओ। ऑफ द जॉब कौन सी होती है? पहले सीखो फिर काम मिलेगा। ऑन द जॉब में काफ़ी पॉपुलर है हमारे पास सबसे पहले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, इनके साथ छोटे छोटे चिंटू घूम रहे होते हैं
और वो चिंटू क्या कर रहे होते हैं, बस उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अपने बॉस को कि वो कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। ऑब्जर्व करते करते वो सारा काम सीख जाते हैं, उसको हम अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। इंटर्नशिप जिसके अंदर कॉलेज से बच्चे जाते हैं और अलग अलग कंपनीज के लिए काम करते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, चीज़ें सीख जाते हैं। इंडक्शन ओरिएंटेशन, लोगों की जान पहचान कराना, अच्छे से उनको फैमिलियर कराना ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स पॉलिसीज के साथ, इसको इंडक्शन ओरिएंटेशन बोलते हैं। और ऑफ द जॉब में एक ही आपके सिलेबस में है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल में क्या होता है, एक सिमिलर एनवायरनमेंट बनाया जाता है, एक डेमो मशीन पे आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, और फिर जब आप उस मशीन में परफेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको एक्चुअल प्लेस पे ले जाके एक्चुअल काम दिया जाता है। इसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग खत्म होने के साथ साथ हमारा स्टाफिंग भी हो जाता है समाप्त। अब हम चलते हैं डायरेक्टिंग की तरफ। सर व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग में 4 चीज़ें आती हैं, जहाँ पे एक लीडर, एक बॉस, एक मैनेजर डायरेक्ट करेगा, काम बताएगा, अब शुरू करो भाई, प्लानिंग होगी, डिपार्टमेंट्स बन गए, लोग आ गए, अब लोगों से काम शुरू कराओ। तो यहाँ से एक्चुअल एक्शन शुरू होता है। अभी तक चीज़ें बस चल रही थी, अब एक्शन असली यहाँ से शुरू होगा। क्या है डायरेक्टिंग? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना, कोचिंग देना, लीड करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉइज को कि वो परफेक्टली काम कर पाए। क्या फीचर्स है? इनिशिएट एक्शन, यहाँ से काम शुरू होता है, कॉन्टिन्यूस है, लगभग सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं, हर लेवल पे चलता है, टॉप मिडल लोअर सबको चाहिए, टॉप से बॉटम चलता है, ऊपर वाला नीचे वाले को तो बताएगा, और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, परफॉर्मेंस पे फोकस रहती है। क्यों ज़रूरी है डायरेक्टिंग? काम शुरू कराने के लिए, एम्प्लॉइज़ के एफर्ट्स को एक साथ लेके चलने के लिए, एम्प्लॉइज़ को गाइड करने के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस, समय के हिसाब से बदलाव लाने के लिए, और उसके बाद स्टेबिलिटी और बैलेंस लाने के लिए। कितने एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग में? 4 एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सुपरविजन की बात करेंगे तो सिर्फ मीनिंग पता होना चाहिए। सुपरविजन का मतलब जब आपको कोई ऊपर से सुपरवाइज कर रहा है, कोई लीडर, कोई मैनेजर, कोई डायरेक्टर आपको ऊपर से बैठ के देख रहा है कि आप ठीक से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसको हम सुपरविजन बोलते हैं। उसके बाद वी हैव मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी को फोर्सफुली नहीं, आप किसी को इस तरीके से उसके बिहेवियर को चेंज करते हो कि उसको इंटरनली एक पुश मिले और वो किसी भी काम को करने के लिए डायरेक्शन मिल जाए, उसको हम मोटिवेशन बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटिवेशन के? मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, यानी इंटरनली आता है, बाहर से नहीं खरीद सकते। मोटिवेशन एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है कि जो आपका गोल है उसी की तरफ आप जाओगे। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी काम दोनों तरीके से हो जाएगा, प्यार से भी, डंडे से भी। कुछ लोग प्यार से काम करा लेते हैं, कुछ डरा के काम करा लेते हैं, तो मोटिवेशन दोनों हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझना आसान नहीं है, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस मतलब चलता रहता है, चलता रहता है, मोटिवेशन भी खत्म नहीं होगा, आपको बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। अब मोटिवेशन के ऊपर एक बहुत इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं मैस्लो की थ्योरी। मैस्लो की थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दी है। इन्होंने बोला कि कोई भी इंसान मोटिवेटेड होगा 5 चीज़ों को लेके, यानी हर इंसान की 5 नीड्स हैं जिसको लेके वो मोटिवेट होगा। एक बार वो नीड पूरी हो गई तो फिर वो दोबारा मोटिवेट नहीं होगा। कौन कौन से ऑर्डर में चलती हैं ये नीड्स? देखो, पीपल बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर नीड्स। उसके बाद पीपल की नीड्स एक ऑर्डर में होती हैं, हायरार्किकल ऑर्डर में। उसके बाद एक सेटिस्फाइड नीड लोगों को मोटिवेट नहीं करती। नेक्स्ट इज, जो एक इंसान है वो अगली नीड पे चला जाता है। सबसे पहली नीड कौन सी होती है? उसकी बेसिक नीड्स, जिसको हम सबसे नीचे रखते हैं। डायग्राम बना के आना है एग्जाम में। बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। जब एक बार वो हो जाएगा फिर उसको चाहिए सेफ्टी सिक्योरिटी। सेफ्टी सिक्योरिटी किस तरीके की? जैसे उसको एक पेंशन प्लान चाहिए, या फिर उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए कि उसको जॉब से ना निकाला जाए, उसको स्टेबल इनकम चाहिए, ये है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये हो गया। फिर उसको एफिलिएशन, फ्रेंडशिप चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए। तो ये बेसिकली क्या होता है? एफिलिएशन नीड्स इंसान की। अब एफिलिएशन नीड्स जब हो जाती है फिर वो ढूंढता है स्टेटस, इज्जत, सोसाइटी में उसका नाम है या नहीं है, यानी स्टेटस, जॉब टाइटल, ये एस्टीम है। लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें हम बात करते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, जिसमें उसको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं किस पर्पस के लिए मेरी लाइफ में आया था वो हो गया। सेल्फ अचीवमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट, ये हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। तो 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इंसेंटिव्स का मतलब बेनिफिट्स होते हैं जो लेबर को, आपके एम्प्लॉइज़ को आप देते हो ताकि वो मोटिवेटेड रहें। 2 प्रकार के इंसेंटिव्स होते हैं, कुछ पैसे की टर्म्स में, कुछ पैसे की टर्म्स में नहीं होते। पैसे की टर्म्स में तो मॉनिटरी या फाइनेंशियल, पैसे की टर्म्स में नहीं है तो नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनिटरी। अब देखो पैसे की टर्म्स में क्या क्या होता है। जब आपने पे बढ़ा दी, सैलरी दे दी, पैसा दे दिया एक्स्ट्रा, वो पे में आ जाएगा। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स, यानी आपने उसकी प्रोडक्टिविटी के साथ पैसा जोड़ दिया, जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। बोनस, दिवाली पे, होली पे, न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, ईद पे, फेस्टिवल्स पे बोनस दे रहे हो। प्रॉफिट शेयरिंग, आपने बोला कि भैया 50,000 तक हम कमाते हैं, अगर इससे ऊपर जितना भी कमाएंगे प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग। आपने शेयर्स दे दिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है ये। को पार्टनरशिप, को ऑप्शन, ईसॉप, इसको क्या बोलते हैं? शेयर्स दे देना।
जब आपने अपने एम्प्लॉइज़ को अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, बहुत कंपनीज करती हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिलेगी, पैसा मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। परकेसिट्स, एडिशनल बेनिफिट्स, घर दे दिया, गाड़ी दे दी, परकेसिट्स में आ जाता है, ठीक है। नॉन मॉनेटरी कौन से होते हैं, नॉन फाइनेंशियल कौन से होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, टॉप लेवल के लिए होते हैं ये यूजुअली। उनको पैसे से मोटिवेशन मिलती नहीं है, उनको क्या चाहिए भैया, स्टेटस चाहिए, इज्जत चाहिए समाज में। उसके बाद क्लाइमेट अच्छा चाहिए, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, है ना। आप लोगों को बोलोगे हम पैसा दे देंगे, वो कहेगा ना भाई मुझे जहाँ बुला रहे हो 5 स्टार होटल में टिकट कर देना। क्लाइमेट बढ़िया चाहिए, है ना। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, करियर एडवांसमेंट, करियर डेवलप होना चाहिए। जॉब एनरिचमेंट, चैलेंजिंग टास्क मिलने चाहिए, मुझे जो अच्छा लगता है वही काम मिलना चाहिए। रिकॉग्निशन, इज्जत होनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी, मेरी जॉब स्टेबल है, भगाया नहीं जा रहा मुझे। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन। और ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब पावर्स मिलना। तो ये देखो, इसमें किसी में भी पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन ये भी मोटिवेट करते हैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत जो हम करते हैं। जब एक इंसान दूसरे से कोई आइडिया, मैसेज कुछ भी शेयर करता है तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, शुरुआत होती है सेंडर से। सेंडर एक मैसेज भेजता है जो उसके दिमाग में होता है। मैसेज को पहले एनकोड करना पड़ता है, यानी उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इस लैंग्वेज में कि मैं बता पाऊँ, एनकोडिंग। फिर जिस मीडिया से आता है वो मीडिया, देन डीकोड होगा, सामने वाला समझ पाए, रिसीवर को पहुंच जाएगा, एंड लास्ट में फीडबैक आएगा। अगर कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रही है, बीच में एक बैरियर है, उसको हम बोलते हैं नॉइस, ठीक है। कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन सा होता है, जब हम बोलते हैं कि हम रिटर्न में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फॉर्मल यूजुअली रिटर्न होता है, रिटर्न में कर रहे हैं और ऑफिशियल रोल्स के तहत ही कर रहे हैं, मतलब फालतू एक भी बात नहीं, ए बी से, बी सी से, सी डी से, एक प्रॉपर चेन में कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हम फॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल, कोई किसी से कुछ भी बात कर रहा है, इसको हम ग्रेप वाइन बोलते हैं, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता। फॉर्मल में एक वर्टिकल होता है, चाहे वो ऊपर से नीचे हो, चाहे नीचे से ऊपर हो। हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे चलता है, और डायगोनल जब दो अलग अलग लेवल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इनफॉर्मल, इसको हम ग्रेप वाइन बोलते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता। फॉर्मल में देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मल टेकिंग प्लेस विद इन द ऑफिशियल चेन। ये कुछ नहीं होता, इसमें जैसे मर्जी ग्रुप्स में बातचीत चल रही है। ये एक फॉर्मल रिलेशन बिल्ड करता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट के, वहां पे पर्सनल रिलेशन बिल्ड होता है। ये रिजिड होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, ये रिटर्न फॉर्म में होता है, ये ओरल होता है। इसमें एक फॉर्मल कमांड होती है, इसके अंदर ऐसी कोई कमांड नहीं है। फॉर्मल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करे जाते हैं, उसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते। ये नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता है, और ये बेसिकली कई बार ऑर्गेनाइजेशन इसको पॉजिटिवली यूज कर लेती है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जिम्मेदारी ढूंढनी इसमें आसान होती है, सब कुछ लिखित में होता है, पकड़ना आसान है, किसने गलत लिखा यहाँ पे मुश्किल है। इसकी स्पीड स्लो होती है क्योंकि एक चेन में चलता है, वो फास्ट है, फटाफट फैल जाते हैं रूमर्स वगैरह। फॉर्मल के कुछ पैटर्न्स हैं, इसको बस आपको एक बार नज़र दौड़ानी है ताकि आ जाए तो आपको मैच द फॉलोइंग वगैरह में आप मैच कर पाओ। इसको सिंगल चेन बोलते हैं, इसको व्हील पैटर्न बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं जब एक इंसान दो से कम्युनिकेटेड होता है। फ्री फ्लो, कोई कहीं भी बात कर रहा है, और इन्वर्टेड वी, जब सी अपने बॉस से यानी बी से भी बात कर रहा है और उसके बॉस से ए से भी बात कर रहा है। ये बस एक बार नज़र दौड़ा लो। उसके बाद इनफॉर्मल में देखो, कोई भी कहीं भी बात करता है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। ग्रेप वाइन, गॉसिप, कोई किसी से भी कर रहा है। क्लस्टर, इस तरीके से ग्रुप्स में बातचीत होती है। प्रोबेबिलिटी, कुछ भी कहीं भी चलता है। सिंगल स्ट्रेंड, इस तरीके से चेन है लेकिन बात इनफॉर्मल हो रही है, ठीक है। कई बार बात करते हुए बैरियर्स आते हैं, उनको हम बोलते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या क्या बैरियर्स आ जाते हैं हमारे पास, देखो हमारे पास बैरियर्स में सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर्स आते हैं। सिमेंटिक, ध्यान रखना, ये एनकोडिंग डीकोडिंग के बैरियर्स होते हैं, यानी या तो आपने गलत समझाया या सामने वाले ने गलत समझा। जैसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज, अलग अलग सिंबल के अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो सामने वाला गलत समझ रहा है। उसके बाद गलत ट्रांसलेट कर दिया ट्रांसलेटर ने, अजम्पशन क्लैरिफाइड नहीं थे, टेक्निकल जार्गन, कुछ टेक्निकल शब्द यूज करे तो सामने वाले को समझ ही नहीं आया। तो देखो एनकोडिंग डिकोडिंग, समझने समझाने से रिलेटेड, बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा। ये साइकोलॉजिकल होते हैं, स्टेट ऑफ माइंड से, आपका माइंड कहीं और बिजी है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो ये इसमें आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कैसी है, नहीं इसके अंदर ये आएगा, इसके अंदर ये वाले आएंगे। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब कि आपने क्या करा, ये याद रखना बेटा, ये इधर नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, स्टेटस का डिफरेंस, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। साइकोलॉजिकल की बात करें तो साइकोलॉजी, माइंड हमारा, जैसे डिस्ट्रस्ट, मैं दिमाग से भरोसा ही नहीं करता किसी पे, तो उसकी बात ही नहीं सुनूंगा। पुअर रिटेंशन, में रिटेन नहीं कर पा रहा चीज़ें। लैक ऑफ अटेंशन, दिमाग कहीं और है तो भी बात समझ में नहीं आएगी। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, बात खत्म होने से पहले ही मैंने खुद अजम्पशन बना लिए, उसको प्री मैच्योर इवैल्यूएशन बोलते हैं।
पर्सनल बैरियर्स, मेरी आपस में किसी से लड़ाई झगड़ा है तो मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगेगी, मैं सुनूंगा नहीं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता कई बार सुपीरियर को सबॉर्डिनेट में, इंसेंटिव नहीं मिलते बात करने पे, फियर ऑफ अथॉरिटी, डर लगता है कोई चैलेंज ना कर दे अथॉरिटी को, और अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कोई बात करना ही नहीं चाहता तो क्यों करेगा। ये सारे पर्सनल बैरियर्स में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, कम्युनिकेशन को कैसे बेटर करना है, ये एक बेसिक रीडिंग वाला टॉपिक है, आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू शेप द एटीट्यूड ऑफ अदर्स, दूसरों के एटीट्यूड को शेप करना, अपने हिसाब से चेंज करना, उसको हम लीडरशिप बोलते हैं। 3 प्रकार की लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं, ऑटोक्रेटिक जिसको हम बॉस सेंटर्ड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉस सेंटर्ड। ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव, इसमें डिसीजन मेकिंग सारी की सारी सेंट्रलाइज होती हैं, बस बॉस के पास होती हैं, जो उसने बोल दिया तो बोल दिया, जो कह दिया सो कह दिया, ना सुनना ना बताना, बस दिस इज इट, नो इफ नो बट, ये होती है ऑटोक्रेटिक। लेजी फेयर क्या होती है, फ्री रेन, ये होती है बेसिकली कि सबॉर्डिनेट फ्री हैं, वो सब खुद करें, यानी कि ये बॉस है, ये सबसे ऊपर बैठ गया, और BCDE ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये बस आपस में ही सारा काम कर रहे हैं, इन्हें अब किसी भी तरीके का बॉस से लेना देना नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बस ये लोग चला रहे हैं। तो ये कौन सा होता है, लेजी फेयर या फिर फ्री रेन हम इसको बोलते हैं। डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव किसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो बॉस है वो सबको मिला के चलता है, यानी 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है चारों तरफ से। ये क्या है, ये हमारे पास डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता है। तो हमारे पास ऑटोक्रेटिक आ गया, डेमोक्रेटिक आ गया और लेजी फेयर आ गया, ये आपको पता होना चाहिए, सही है। 3 प्रकार की लीडरशिप होती है। लास्ट चैप्टर आ रहा है बेटा जी हमारे पास, अब कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग खत्म हो गया, लास्ट चैप्टर इज कंट्रोलिंग। व्हाट इज कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या होता है हमारे पास, तो कंट्रोलिंग इज कि जो प्लान्स बनाए हैं उसके हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ है, ये चेक करना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट साइकिल खत्म हो जाती है, इसके बाद वापस से प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो क्या है कंट्रोलिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। इफ देयर इज एनी डेविएशन, यानी कोई कमी आई तो फिर करेक्टिव एक्शंस भी लेने हैं, उसको सही भी करना है, ओके। इसके बाद हमारे पास कंट्रोलिंग का क्या मीनिंग है हमने डिस्कस कर लिया। देन वी हैव फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, यानी गोल्स के ऊपर बेस्ड है। परवेसिव फंक्शन है, सबको चाहिए, जैसे प्लानिंग परवेसिव तो कंट्रोलिंग भी परवेसिव। बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, पीछे भी देखता है आगे भी देखता है। सर पीछे कैसे देखता है कंट्रोलिंग, देखो पीछे प्लान्स के हिसाब से काम हुआ है नहीं हुआ है, यही तो चेक करना है, और अगर कोई कमी निकली तो आगे सही करके कैसे प्लान करना है, तो फॉरवर्ड लुकिंग भी है, राइट। इसके बाद कंट्रोलिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी रुकता नहीं है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है, ताकि इंप्लॉई मोटिवेटेड रहे, ऑर्डर डिसिप्लिन बना रहे, है ना, कोऑर्डिनेशन बना रहे, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, कोई गलती ना हो, एरर्स कम से कम हो, गोल्स अचीव हो जाए, एक्यूरेसी मेंटेन हो सके, ये सब आता है। कंट्रोलिंग के प्रोसेस पे बच्चे जब हम आते हैं तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस हमारे पास शुरू कहाँ से होगा, नंबर 1 सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या गोल है। उसके बाद मेजरमेंट करते हैं कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। देन हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई गलती निकलती है तो उसको हम बोलते हैं एनालाइजिंग डेविएशन। डेविएशन 2 तरीके से एनालाइज करी जाती है, एक तो होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है कि आप सब कुछ पे तो फोकस नहीं कर सकते, की एरियाज पे फोकस कर लो, की रिजल्ट एरियाज पे फोकस कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलता है कि आप एक लिमिट सेट करो। अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। तो एक लिमिट सेट करो, उस लिमिट के हिसाब से ही आप काम करो, उस लिमिट के हिसाब से करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। लिमिट से बाहर कोई चीज जा रही है उसको फटाफट करेक्ट करो, लिमिट के अंदर थोड़ा बहुत डेविएशन तो चलता है, ठीक है। ये एनालाइजिंग डेविएशन है। और लास्ट में करेक्टिव एक्शंस, कुछ गलती है तो उसको ठीक करना है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको जरूर देख लेना बेटा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे भी आ सकता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर कंसिडर्ड एज इनसेपरेबल ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, या प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ऐसे भी आ सकता है। तो वहाँ पे आपको यही लिख के आना है, पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद लिख देना प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, दोनों ही बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है, ये लिख देना। उसके बाद लिख देना बोथ आर इंटर रिलेटेड इंटरकनेक्टेड, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग कुछ नहीं है, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग कुछ नहीं है। उसके बाद बोथ आर रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, इस तरीके से डिफाइन करके दोनों को ही अच्छे से लिख देना और रिलेशनशिप दिखा देना कि दोनों ही एक साथ चलते हैं और एक साथ चलते हुए अच्छे लगते हैं। खत्म गाइस, खत्म। दिस इज हाउ हमारा
पार्ट 1 पार्ट ए हो गया है कंप्लीट। पूरा वन शॉट मैंने आपको करा दिया। अब आप बहुत अच्छे से इसको 2x पे देखना है 2x पे देखो, 1.5 पे देखना है 1.5 पे देखो। बहुत कम समय में आप पूरा पार्ट ए रिवाइज कर पाओगे और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में वापस से रिवाइंड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। पार्ट बी में मिलता हूँ इसी तरीके से छोटा सा वन शॉट जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।